सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी। शनिवार 17 फरवरी को मुख्य आयुक्त संजीव कुमार ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करेगा। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त संजीव कुमार ने शनिवार को लोकसभा चुनाव के 7 राज्यों के विधानसभा चुनावों को मतदान केंद्रों और मतदान के दौरान उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने देश की जनता से अपील की है कि सभी को लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेना चाहिए। वहीं संजीव कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को दिए गए अपने हलफनामे में आयोग ने कहा कि वो पारदर्शिता के पक्ष पर हैं और जब आदेश जारी होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कार्रवाई करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को 6 साल पुरानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह स्कीम असंवैधानिक है और बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है। यह स्कीम सूचना के अधिकार पर उल्लंघन है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से 13 मार्च को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की जानकारी पब्लिश करने के लिए कहा। इस दिन पता चलेगा कि किस पार्टी को किसने और कितना चंदा दिया। ये 5 फैसला जजों के सर्वसम्मानित में सुनाया गया। वहीं चीफ जस्टिस ने कहा था कि पॉलिटिकल प्रोसेस में राजनीतिक दल अहम यूनिट होते हैं। वोटर्स को चुनावी फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है, जिससे मतदान के लिए सही चयन होता है। 2018 से अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज़्यादा चंदा भाजपा को मिला। 6 साल में चुनावी बॉन्ड से भाजपा को 6,337 करोड़ की चुनावी फंडिंग हुई। कांग्रेस को 1,108 करोड़ रुपए की चुनावी फंडिंग मिला। वहीं 2017 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे पेश करते हुए वक्त का दावा किया था कि इससे राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग और चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा। बता दें कि 2017 के बजट में उक्त के वित्तीय मंत्री अरुण जेटली ने चुनावी या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पेश किया था। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसे नोटिफाई किया था। एक इस तरह की प्राइमरी नोटिफिकेशन होता है जिसे बैंक नोट भी नहीं कहते हैं। इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकती है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आपको ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनी हुई ब्रांड में मिल जाएगा। इसे खरीदने वाला इस ब्रांड को अपनी पसंद की पार्टी को डोनेट कर सकता है। बस वो पार्टी उसके लिए एलिजिबल होनी चाहिए। बता दें कि इस योजना को 2017 में ही चुनौती दी गई थी, लेकिन चुनाव के दौरान ये सब चीज़ें दब के रह गई। वहीं सुनवाई इस पर जो हुई थी वो 2019 में शुरू हुई थी। 12 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट के सभी पॉलिटिकल पार्टियों को निर्देश दिया गया कि 30 मई 2019 तक ने एक लिफाफे में चुनावी बॉन्ड से जुड़े सभी जानकारी चुनाव आयोग को दे। हालांकि कोर्ट ने इस पर योजना पर रोक नहीं लगाई। बाद में दिसंबर 2019 में याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इस योजना पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन दिया। इसमें मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया कि किस तरह चुनावी बॉन्ड योजना पर चुनाव आयोग और रिजर्व बैंक की चिंताओं को केंद्र सरकार ने दरकिनार किया था। वहीं 2017 में अरुण जेटली ने इसे पेश करते वक्त दावा किया था कि इससे राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग और चुनाव व्यवस्था पर पारदर्शिता आएगी, ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा। दूसरी ओर इसका विरोध करने वाले का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान जाहिर नहीं की जा सकती। इसे चुनाव में काले धन के इस्तेमाल के जरिए बना जा सकता है। वहीं कुछ लोगों का आरोप है कि इस स्कीम को बड़े कॉरपोरेट घरानों को ध्यान में रख कर लाया गया। इसे घराने के बिना पहचान उजागर हुए जितनी मर्जी उतना चंदा राजनीतिक पार्टियों को दे सकते हैं। बता दें कि बॉन्ड खरीदने वाला 1,000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का बॉन्ड खरीद सकता है। खरीदने वाले को बैंक को अपनी पूरी KYC डिटेल देनी होती है। खरीदने वाला जिस पार्टी का हो ये बॉन्ड डोनेट कर सकता है। उसे पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट मिला होना चाहिए। डोनर ब्रांड डोनेट करने के लिए 15 दिन के अंदर इस पार्टी से उस पार्टी में चुनाव आयोग से वेरीफाइड बैंक अकाउंट को कैश करवाया जाता है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 2022-2023 में कुल 1300 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली, जबकि इन्हीं बॉन्ड के जरिए कांग्रेस को महज 171 करोड़ रुपए का फंड मिला। ये जानकारी चुनाव आयोग ने शेयर की। भाजपा के एनुअल ऑडिटर रिपोर्ट्स यानी कि चुनाव आयोग को भेजी गई थी। उसके मुताबिक 2021-22 में बीजेपी की कुल इनकम 1,917 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में 2,361 करोड़ रुपए हो गई थी।